Hello students, welcome to Nimbus Online platform. So today we are here with a very important video for all those students who are targeting HPS exam. So इस वीडियो में हम जानेंगे कि HPS एग्जाम का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है, एग्जाम पैटर्न क्या रहता है और डिटेल सिलेबस क्या है इसका। बिकॉज अगर आप HCS की एग्जाम की प्रिपरेशन करने जा रहे हैं तो इसका जो सिलेबस और एग्जाम पैटर्न है वो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज अगर आपको एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में आइडिया होगा तो आपकी जो प्रिपरेशन है बहुत ही अच्छे तरीके से स्ट्रीमलाइन हो सकती है। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये आपको बता दें कि जो एग्जाम है इसको HCS के एग्जाम से भी जाना जाता है। तो ये एग्जाम जो है वो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन दैट इज HPPSC जो है वो कनेक्ट करती है। और ये एग्जाम जो है वो हर साल एवरी ईयर एक बार जो है ये एग्जाम जो है वो कंडक्ट होता है। तो इसमें सबसे पहले हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं। तो जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसमें एक तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में अगर हम बात करें तो आपको एक ग्रेजुएट डिग्री चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, यानी कि अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप जो है वो एलिजिबल हैं। इसमें परसेंटेज का कोई भी क्राइटेरिया नहीं है कि आपको 50% या 60% चाहिए। इफ़ यू आर पास देन यू कैन अपीयर इन दिस एग्जाम। और जो स्टूडेंट्स फाइनल ईयर में अभी अपीयर हैं, यानी अगर आप फाइनल ईयर के एग्जाम दे रहे हैं तो आप भी इस एग्जाम को फिलअप कर सकते हैं। चलिए, तो अभी हम नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट की। तो इसकी जो मिनिमम एज लिमिट है दैट इज 21 ईयर्स एंड द मैक्सिमम एज लिमिट इज 35 ईयर्स, यानी कि 21 और 35 ईयर्स के बीच के जो कैंडिडेट्स हैं वो इस एग्जाम को फिलअप कर सकते हैं। अगर हम बात करें कि ये एज लिमिट कैसे काउंट की जाती है तो 1 जनवरी को आपका वो एज का क्राइटेरिया लिया जाता है कि 1 जनवरी को आपकी एज जो है वो किस ब्रैकेट के अंदर फॉल कर रही है। उसके साथ साथ इसमें रिलैक्सेशन भी है, 5 इयर्स की रिलैक्सेशन है SC, ST, OBC, HP, पर्सन विद डिसेबिलिटी, चिल्ड्रन एंड ग्रैंड चिल्ड्रन ऑफ द फ्रीडम फाइटर्स। ये 5 साल की जो रिलैक्सेशन है ये इन कैटेगरीज में मिलती है। उसके साथ साथ जो एज रिलैक्सेशन एक्स सर्विसमैन है तो उन कैंडिडेट्स को एज पर द प्रोविजन एंड रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ HP गवर्नमेंट जो है वो रिलैक्सेशन दी जाती है। इसी के साथ साथ वो कैंडिडेट्स जो कि वर्किंग हैं, वर्किंग अंडर HP गवर्नमेंट, उन स्टूडेंट्स की जो एज लिमिट अपर एज लिमिट है दैट इज 45 ईयर्स। इसके बाद हम बात करते हैं दैट व्हाट इज द सिलेक्शन प्रोसीजर, क्योंकि इसमें हमें पता होना चाहिए कि किस तरह से एग्जाम जो कंडक्ट किया जाता है। तो मैं आपको बता दूं, इसमें 3 स्टेजेस में एग्जाम होता है। स्टेज 1 दैट इज प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, और ये एग्जामिनेशन जो है वो पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव टाइप रहता है। यानी ऑब्जेक्टिव टाइप का मतलब ये होता है कि इसमें आपको क्वेश्चन दे रखा होगा और उसके नीचे 4 ऑप्शन दे रखी होंगी और आपने इसमें से एक सही ऑप्शन को टिक करना है। उसके बाद जो दूसरी स्टेज रहती है वो है मेंस एग्जाम की, और इसमें आपको दिख भी रहा होगा ये है रिटन एग्जाम। यानी इसमें जितने भी पेपर्स होंगे सारे के सारे रिटन एग्जाम होंगे, आपको क्वेश्चन दे रखे होंगे और आपको उसको डिटेल जो है वो उसका आंसर जो है वो लिखना होगा। और जो थर्ड स्टेज रहती है वो आपका वाइवा वर्स दैट इज पर्सनल इंटरव्यू होता है। ठीक है, तो ये सबसे पहले आपको ये जानना है कि ये मेन 3 स्टेजेस है जिसमें आपका जो पेपर है वो कंडक्ट किया जाता है। अब हम इसमें 1 बाय 1 इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन की, विच इज स्टेज 1। तो ये अगर हम स्टेज की बात करें, स्टेज में 2 पेपर रहेंगे आपके, पेपर 1 एंड पेपर 2। और मैं आपको बता दूं कि ये दोनों ही पेपर जो है वो आपके सिंगल डे में होंगे, यानी एक ही दिन के अंदर ही आपके दोनों पेपर होंगे। तो आपको बीच में ब्रेक दी जाएगी 2 आवर्स की। तो सबसे पहले जब आप जाएंगे तो आपका जो है वो पेपर 1 होगा एंड दैट पेपर इज ऑफ जनरल स्टडी। जनरल स्टडी का जो इसका सिलेबस है उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। पहले आप अभी ये समझिए कि ये जो पहला पेपर होगा आपका जनरल स्टडीज का होगा और इसमें 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहेंगे जो कि 200 मार्क्स के होंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपका कोई क्वेश्चन राइट होता है, यानी जो राइट आंसर अगर आप देते हैं तो उसके आपके 2 मार्क्स आपको उसके ऐड हो जाएंगे। ठीक है, और इसमें पीछे नीचे अगर आप देखें तो नोट भी है कि यहाँ पे एक पेनल्टी रहती है और वो पेनल्टी कितनी है, 1/3 मार्क्स की है। यानी कि अगर आप इसका कोई रॉन्ग आंसर देते हैं किसी क्वेश्चन का तो आपके जो है वो इसमें डिडक्ट हो जाएंगे 0.66 मार्क्स। ठीक है, तो अब आपको ये चीज समझनी है कि आपने ऐसे नहीं कि सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, आपने वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जो कि आपको लगते हैं सही हैं। तो ये आपके पास अगर राइट आंसर अगर आप करते हैं तो 2 मार्क्स, और अगर आप रॉन्ग आंसर देते हैं तो माइनस के 0.66 मार्क्स आपके कट जाएंगे। बिल्कुल इसी तरह का पैटर्न आपका पेपर 2 में रहता है जिसको हम एप्टीट्यूड टेस्ट बोलते हैं, और इसका जो क्वेश्चन रहते हैं इसके भी 100 रहते हैं और इसके भी 200 मार्क्स रहते हैं एग्जाम के। तो इसका मतलब इसमें भी हर क्वेश्चन जो आपका कितने मार्क्स हो जाता है, 2 मार्क्स हो जाता है। लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है जो कि आपको ध्यान में रखनी है,
जो इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपका जो रैंकिंग है यानी जो आपका मेरिट है वो आपका 400 में से नहीं बनेगा, बिकॉज ये वाला आपका जो पेपर है दैट इज सी सेट, इसको हम जनरली बोलते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग है। अब पहले मैं आपको इसका मतलब समझाता हूँ क्वालिफाइंग का मीनिंग क्या होता है। क्वालिफाइंग का मीनिंग है कि मिनिमम मार्क्स इसमें आपको दे रखे होते हैं, जैसे इस पेपर में आपको 33% मार्क्स मिनिमम दे रखे हैं, यानी कि अगर 200 में से अगर आपके 66 या इससे ऊपर मार्क्स आ जाते हैं तो आपका ये जो एग्जाम है, ये वाला पेपर 2, ये आपका क्लियर हो जाता है। इसके मार्क्स जो है वो आपके पेपर 1 के मार्क्स में नहीं ऐड होंगे, और आपकी जो मेरिट बनेगी वो आपकी पेपर 1 के हिसाब से बनेगी, यानी कि आपकी जो मेरिट है वो मेरिट आपकी वो सिर्फ आपकी पेपर 1 यानी कि 200 मार्क्स में से देखी जाएगी। और जनरली ट्रेंड रहा है कि जिसके 110 प्लस माइनस मार्क्स रहते हैं, यानी 110 की रेंज में जिसके मार्क्स रहते हैं आउट ऑफ 200, उस बच्चे का प्रिलिमिनरी एग्जाम जो है वो क्वालिफाइंग हो जाता है। और प्रीलिमिनरी एग्जाम अपने आप में क्वालिफाइंग है, क्योंकि इस एग्जाम में जो आप मार्क्स लोगे ये भी आगे कहीं पे ऐड नहीं होते, ये सिर्फ आपको क्वालिफाई करना होता है, यानी कि आपको सिर्फ मेरिट में आना होता है। अगर आप मेरिट में आ गए तो फिर आपका ये एग्जाम जो है वो क्वालिफाई हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें जो एग्जाम का जो सिलेबस रहता है वो हम अब डिस्कस कर लेते हैं। तो जनरल स्टडी का जो पेपर है यानी पेपर 1 है, उसमें आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, कल्चरल एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट रहता है किसका, हिमाचल प्रदेश का। तो हिमाचल प्रदेश एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इसमें आ जाता है। और अगर हम बात करें एचपी जीके की, तो एचपी जीके का टोटल जो है वो 20 क्वेश्चंस जो हैं वो आपके हर पेपर में इसमें हर साल आते हैं जनरली। और अगर हम 20 क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं, इसका मतलब हम कितने मार्क्स की बात कर रहे हैं, हम 40 मार्क्स की बात कर रहे हैं। इसका मतलब 200 में से आप देखिए 40 मार्क्स जो है वो सिर्फ एचपी जीके के ऊपर है, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट बन जाता है। तो हिमाचल जीके के बाद हमारा सेकंड जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है दैट इज द करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। तो इसको हम शॉर्ट में बात करें तो ये करंट अफेयर है बेसिकली, और करंट अफेयर के भी हमेशा जो है वो 8 से 10 क्वेश्चन हर साल जो है वो पूछे जाते हैं, तो ये भी आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बन जाता है। उसके बाद आपका आ जाता है इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो अब इसको बेसिकली अगर आप बिल्कुल न्यू है तो आप ये समझिए कि आपको ज्योग्राफी करनी है, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपका इंडियन पॉलिटी यानी पॉलिटिकल साइंस जो होता है, उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन आ जाता है, पॉलिटिकल सिस्टम आ जाता है, पंचायती राज आता है, पब्लिक पॉलिसी एंड राइट इश्यूज आ जाता है, बहुत सारी चीजें आती हैं। तो ये आपका जो है वो इंडियन पॉलिटी के अंदर कवर हो जाता है। उसके बाद इंपॉर्टेंट सेगमेंट आपका रहता है दैट इज इकोनॉमिक, सोशल डेवलपमेंट एंड द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स, स्कीम्स हो गया। तो ये सारी चीजें जो आपके इकोनॉमी सेक्शन के अंदर रहती है। ये जो तीनों ही सेक्शन है, इन तीनों सेक्शन की जो वेटेज है वो 10 to 12 क्वेश्चंस। तो 10 to 12 क्वेश्चन इसमें से आते हैं, 10 to 12 क्वेश्चन आपके इसमें से आते हैं, और 10 to 12 क्वेश्चन ही आपके इसमें से रहते हैं। कई बार ऊपर नीचे हो जाता है, हो सकता है 12 की जगह 15 आ जाए, दूसरे सेक्शन में जो है वो 8 आ जाए, 9 आ जाए, बट मोर और लेस ये तीनों सेक्शन काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम जनरल इश्यूज ऑन इन्वायरमेंटल, ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। इसके अंदर भी आप मान के चलें 6 to 8 क्वेश्चन इसके भी आ जाते हैं। कई बार ये ज्योग्राफी के साथ जो है वो ओवरलैप हो जाता है या करंट अफेयर के साथ ओवरलैप हो जाता है, लेकिन फिर भी 6 to 8 क्वेश्चन आप मान के चल सकते हैं कि इसमें से आपको मिलेंगे। नेक्स्ट आपका जो आ जाता है दैट इज अ जनरल साइंस। जनरल साइंस में आप मान के चलिए 10th लेवल तक का जो आपका फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और बायो है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है बायो, और दूसरे नंबर पे है फिजिक्स, जहां से क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं। तो ये भी आपको जो है वो काफी अच्छे मार्क्स जो फेच कर सकता है। तो ये हमारा सिलेबस हो गया पेपर 1 का। अब आते हैं पेपर 2 के ऊपर। ये जो पेपर 2 है इसको जनरली हम सी सेट बोलते हैं, जैसे आपको पता होगा। तो ये जो सी सेट का जो एग्जाम है वो आपका इसमें जनरली एप्टीट्यूड रहता है पूरी तरह से, जिसमें सबसे पहले हम देखें तो कॉम्प्रिहेंशन है। देखिए कॉम्प्रिहेंशन में क्या रहता है, जैसे आपको एक पैसेज दे रखा होगा इंग्लिश का मान लो, और उसके अंदर आपको जो है वो नीचे क्वेश्चन दे रखे होंगे, वो आपने उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। उसके बाद आपका आ जाता है इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स, इसके ऊपर भी क्वेश्चन रहते हैं। खैर पिछले साल इसमें से क्वेश्चन नहीं आए हैं, बट अदरवाइज बहुत रेगुलरली यहाँ से क्वेश्चन आते रहते हैं। नेक्स्ट जो आपका है, नेक्स्ट है आपका लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, जैसे ब्लड रिलेशन हो गया, रैंकिंग हो गया, डाइस हो गया, क्यूब हो गया, डायरेक्शन सेंस हो गया। तो इस तरह के जो टॉपिक्स हैं वो इसमें आपके कवर होते हैं। नेक्स्ट आया था आपका डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, जनरल मेंटल एबिलिटी, बेसिक न्यूमरेसी। तो अगर आप बात करें तो ये बेसिकली क्वांट का सेक्शन हो जाता है ये, जिसमें आपका अगर मैं आपको थोड़ा सा इसको इजी कर दूं, जो परसेंटेज आ जाता है आपका, प्रॉफिट एंड लॉस आ जाता है आपका, इसी में आपका रेशियो भी आ जाता है,
इसमें आपका नंबर सिस्टम आ जाता है, इसमें आपका टाइम एंड वर्क आ जाता है। तो इस तरह के जो टॉपिक्स आप देखते हैं वो सारे टॉपिक्स के अंदर आ जाते हैं। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट रहता है डाटा इंटरप्रिटेशन का। इसमें हमेशा 5 क्वेश्चंस का सेट आता है आपको, और ये 5 क्वेश्चन का सेट हो सकता है आपको चार्ट में डाटा टेबल दे रखा हो, ग्राफ दे रखा हो, या डाटा सफिशिएंसी दे रखी हो, और इस तरह के अराउंड 10 to 15 क्वेश्चंस की रेंज रहती है। यानी कि आपके इस तरह के जो है वो 2 सेट या फिर 3 सेट आपके पेपर में जरूर आते हैं। और लास्ट में आपका रहता है इंग्लिश वाला, इसमें कॉम्प्रिहेंशन भी रहता है और आपका ग्रामर भी रहता है। तो ग्रामर पोर्शन भी इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें फिलिंग द ब्लैंक्स काफ़ी आते हैं, सिनोनिम्स एंड टोनिम्स भी आते हैं। तो इस तरह से आपका ये एप्टीट्यूड जो है वो ये सेकंड पेपर जो है वो आपका फॉर्म करता है। बट इसमें फिर से मैं आपको रिमाइंड करवा देता हूं कि इसमें जो आपको मार्क्स लेने हैं वो सिर्फ आपको 33% मार्क्स लेने हैं आउट ऑफ 200। तो अगर हम बात करें इसमें आउट ऑफ 200, तो आपको इसमें सिर्फ और सिर्फ कितने मार्क्स लेने हैं? 66 मार्क्स लेने हैं, या फिर इससे ज्यादा मार्क्स लेने हैं। चलिए अब हम बात करते हैं दूसरी स्टेज की। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि आपका प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में सीसेट क्वालिफाइंग है और मेरिट आपकी जीएस 1 से बनती है। तो अगर आपके 200 में से 110 अराउंड मार्क्स बनते हैं तो आपका वो पेपर जो है वो क्वालिफाई हो जाता है। तो जो कैंडिडेट्स क्वालिफाइड हो जाते हैं, डिक्लेयर्ड क्वालिफाई होते हैं, यानी कि जिन बच्चों का मार्क्स जो है वो उस मेरिट से ऊपर आते हैं, उनको फिर एडमिशन दी जाती है मेंस रिटन एग्जाम में। यानी आपको फिर से फॉर्म फिलअप करना पड़ता है, किसके लिए? मेंस एग्जामिनेशन के लिए। और ये मेंस एग्जामिनेशन का जब आप फॉर्म फिल करते हैं तो इसमें एक चीज मैं और ये ऐड कर देता हूं कि इसमें अराउंड 20 टाइम्स, यानी कि लेट अस सपोज आपके वैकेंसीज जो है वो हैं 50, ठीक है। तो 20 टाइम्स का मतलब हो गया 20 गुना जो लोग होंगे उनको कैंडिडेट्स को जो है वो मेंस एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। तो इसी तरह से जितनी भी वैकेंसीज होंगी आप समझ सकते हैं कि उसका 20 गुना हमने करना है और उतने बच्चों को मेरिट देके मेंस एग्जामिनेशन के लिए कॉल किया जाएगा। तो नेक्स्ट हम आ जाते हैं, इसका एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहता है मेंस एग्जामिनेशन का, और वो रहता है आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट। और ये ऑप्शनल सब्जेक्ट जब आप फॉर्म फिलअप करते हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग में जब आप फॉर्म फिलअप करते हैं उस टाइम आपको ऑप्शन पूछी जाती है कि आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या रहेगा। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर आप देखें तो देयर आर मेनी सब्जेक्ट्स, और ये सब्जेक्ट्स बहुत सारे पूरी स्ट्रीम्स को कवर कर देते हैं। जैसे आर्ट्स स्ट्रीम से देखें तो इंडियन हिस्ट्री होगा, पॉलिटिकल साइंस हो गया, आपका इकोनॉमिक्स हो गया, राइट, और सोशियोलॉजी हो गया, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, मैनेजमेंट हो गया, ज्योग्राफी हो गया। साइंस स्ट्रीम्स की बात करें तो मैथमेटिक्स हो गया, आपका बॉटनी हो गया, केमिस्ट्री हो गया, जोलॉजी हो गया, और इसी तरह से इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स भी हैं इसमें, आपके लैंग्वेज के भी हैं, हिंदी, संस्कृत हो गया, हिंदी हो गया, उर्दू हो गया, इंग्लिश लिटरेचर हो गया, तो एंथ्रोपोलॉजी हो गया, बहुत सारी, मतलब आप देखेंगे यहाँ पे टोटल 31 सब्जेक्ट्स हैं। तो ये जो पूरे कंप्लीट आपके जो सब्जेक्ट्स की एक लिस्ट आपको दी जाती है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या बाद में इसको रिवाइंड करके भी देख सकते हैं। तो सारे सब्जेक्ट्स में से आपको जो सब्जेक्ट सबसे अच्छा लगता है, जिसमें आपको लगता है कि इसमें आप अच्छे से स्कोर कर सकते हैं, या उसके आप प्रीवियस से पेपर्स चेक करें और आपको लगता है कि ये इजीली मेरे से सॉल्व हो सकते हैं, तो आप वो सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ योर स्ट्रीम। कई बार स्टूडेंट्स पूछते हैं कि मैं साइंस बैकग्राउंड से हूं तो क्या मैं साइंस के सिलेक्ट करूंगा? नो, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप मान लो साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट भी हैं तब भी आप आर्ट्स का ले सकते हैं, और अब आर्ट्स स्टूडेंट्स के हैं तब आप कोई साइंस का भी ले सकते हैं, मैनेजमेंट का भी ले सकते हैं, बट जनरली वही सब्जेक्ट लिया जाता है जो कि आपने पढ़ा होता है। तो ये आपका एक ऑप्शनल सब्जेक्ट जो आपको चूज करना पड़ता है, जो कि आप आगे हम पढ़ेंगे कि मेंस में इसका कहाँ पे रोल आता है। अब आते हैं हम जो हमारे मेंस रिटन एग्जाम के एग्जाम रहते हैं, पेपर्स रहते हैं। तो ये कंपलसरी सब्जेक्ट जो रहते हैं, ये सारे आपके सब्जेक्ट्स जो देखें तो टोटल यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 टोटल पेपर्स रहते हैं। और अब इसका थोड़ा मार्किंग हम समझते हैं क्या है। सबसे पहले आप जैसे आपका मेन एग्जाम होगा तो सबसे पहले आपके 2 एग्जाम रहेंगे। पहला आपका रहेगा इंग्लिश का और दूसरा आपका रहेगा रीजनल लैंग्वेज का। तो हिमाचल में जनरली हिंदी ही होती है। तो इसमें आपका 2 पेपर्स रहेंगे 100 एंड 100 मार्क्स के, ठीक है। और इसमें आपको फिर से एक चीज और यहाँ पे मैं ऐड कर दूं कि ये दोनों पेपर मैंने ग्रीन में इसलिए मार्क किए हुए हैं क्योंकि ये दोनों ही पेपर अगेन क्वालिफाइंग हैं। अब आप अभी तक तो आप क्वालिफाइंग का मतलब समझ गए होंगे, यानी कि आपको सिर्फ इनको क्वालिफाई करना है। तो मैंने लिखा भी हुआ यहाँ पे, आपको 40% मार्क्स जो है वो दोनों एग्जाम में लेने हैं। अगर आपके मान लो 100 में से 41 मार्क्स आ जाते हैं यानी इससे ऊपर आ जाते हैं तो आपका ये एग्जाम क्वालिफाई हो जाता है। इसके मार्क्स टोटल रैंकिंग में नहीं जुड़ेंगे। बट ध्यान रखना, कई बार इसको स्टूडेंट्स हल्के में ले जाते हैं और ये एग्जाम जो है वो रह जाता है। तो जिन बच्चों का ये एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगा उनका आगे वाले एग्जाम्स पेपर्स भी चेक नहीं होंगे, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बन जाते हैं।
अब आते हैं हम जिनके आपके मार्क्स जुड़ेंगे। तो एक आपका एसए का पेपर होगा 100 मार्क्स का, फिर GS1, GS2, GS3 रहेंगे आपके 200-200 मार्क्स के, और ऑप्शनल पेपर रहेगा 100 और 100 मार्क्स के 2 पेपर रहेंगे। और ध्यान रखना है यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पे 2 ऑप्शन दे रखे हैं। आपका जो सब्जेक्ट रहेगा वो आपका, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, आपको एक ही चूज करना है, उसको डिवाइड कर देते हैं और उसके 2 पेपर ले लिए जाते हैं। ठीक है, तो एक दिन के अंदर जनरली 2 पेपर होते हैं, तो आपको 3 घंटे का पेपर रहता है। हर पेपर जो है वो आपका 3 घंटे का रहेगा, तो 3 घंटे में आपको ये पूरी तरह से लिखना है। अब हम थोड़ा आगे इसके चलते हैं, डिटेल्ड इसमें हम समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इंग्लिश के पेपर की। तो जो इंग्लिश का पेपर है, जो कि मैंने आपको बताया क्वालिफाइंग है, उसका जो ऑब्जेक्टिव रहता है वो क्या रहता है, कॉम्प्रिहेंशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज चेक करनी होती है स्टूडेंट की, ग्रामेटिकल एक्सप्रेशन चेक करनी होती है, और क्लैरिटी और प्रिसीजन इन द एक्सप्रेशन जो है वो चेक किया जाता है। यानी कि पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एग्जाम का ऑब्जेक्टिव क्या है। फिर टेस्टिंग एरियाज के रहते हैं, देखिए इंग्लिश ग्रामर के आपको 20 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें फिलिंग द ब्लैंक्स होंगे, कुछ ग्रामेटिकल एरर्स आपको फाइंड करने होंगे, यूजेज ऑफ वोकैबुलरी होगा यानी सिनोनिम्स एंटोनिम्स होगा आपका, कुछ आपके वर्ड्स फिलिंग आपको करने होंगे फिलिंग द ब्लैंक्स के अंदर। उसके बाद आपका इंग्लिश कंपोजिशन लेटर होगा, एप्लीकेशन रिपोर्ट एंड नोट राइटिंग होगा, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बन जाता है। और कॉम्प्रिहेंशन ऑफ अनसीज पैसेज, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था, उस तरह का एक 20 मार्क्स यहाँ पे रहते हैं, और आपकी प्रेसिज राइटिंग रहती है। तो ये आपका टोटल जो 100 मार्क्स में आता है, और मेरे ख्याल से जनरली स्टूडेंट्स का ये क्लियर हो भी जाता है। आप थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए होती है इसमें, आपको रीडिंग चाहिए होती है। अगर आप रेगुलर रीडर हैं इंग्लिश न्यूज़पेपर के या इंग्लिश लिटरेचर के, तो आपका ये एग्जाम जो है वो इजीली क्रैक हो जाता है। अब आते हैं हम हिंदी के ऊपर। हिंदी का जो एग्जाम है इसको हल्के में नहीं लेना है, बिकॉज काफ़ी स्टूडेंट्स इस एग्जाम में रह जाते हैं। इंग्लिश में जनरली निकल जाते हैं लेकिन हिंदी में रह जाते हैं, बिकॉज ये जो इंग्लिश का जो हिंदी का जो आपका पेपर रहता है, ये बहुत ही टिपिकल हिंदी रहती है इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसमें देखिए इसका एरिया ऑफ टेस्टिंग रहता है आपका, ट्रांसलेशन ऑफ इंग्लिश पैसेज रहता है, हिंदी का हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी रहता है, एक्सप्लेनेशन ऑफ हिंदी पैसेज इन प्रोज एंड पोइट्री रहता है, और कॉम्पोजिशन दैट इज ईडियम्स एंड करेक्शन रहता है। काफ़ी टफ आ जाते हैं कई बार ये, तो कुल मिला के थोड़ा इसको आपने हल्के में नहीं लेना है, कहने का मतलब, बिकॉज हमें लगता है कि चलो हिंदी हमें अच्छे से आती है तो ये आराम से निकल जाएगा, थोड़ा सा अपने इसको भी अच्छे से गो थ्रू होके जाना है। अब आते हैं हम जो हमारा एस्से वाला पेपर था। तो जो एस्से वाला पेपर था मैंने आपको पहले बता दिया था कि ये 100 मार्क्स का रहता है। अभी 100 मार्क्स का किस तरह से रहता है, आपको बेसिकली 2 एस्से अटेम्प्ट करने होते हैं। तो इसमें जनरली 2 सेक्शन बना दिए जाते हैं, एक सेक्शन ए और एक सेक्शन बी, और दोनों सेक्शन के अंदर जो है वो आपके 3-4 जो है वो एस्से के टॉपिक्स दिए जाते हैं। और वो टॉपिक्स कैसे होते हैं, जैसे करंट अफेयर्स हो गया, सोशियो पॉलिटिकल इश्यूज हो गया, सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज हो गया, करंट अफेयर्स रिलेटेड हो गया। तो काफी आप इसमें से देख सकते हैं, इन टॉपिक्स में से दोनों सेक्शन में 3-4 जो है वो आपके एस्से के टॉपिक होंगे, और उसमें से आपको एक एस्से करना है, यानी एक एस्से आपको ए सेक्शन में से करना है और एक एस्से आपको बी सेक्शन में से करना है। और जो आपका एस्से रहेगा उसकी जो आपकी लिमिट रहेगी, वर्ड लिमिट, वो 900 वर्ड्स की रहेगी। मेंस एग्जामिनेशन में एक बहुत अच्छा पॉइंट रहता है कि इसमें आपको वर्ड लिमिट पहले से दे रखी होती है, यानी आपको पता है कि आपको लिखना कितना है। ठीक है, तो इसमें जो एरिया ऑफ टेस्टिंग रहता है वो भी वैसे ही रहता है, थोड़ा कंपोज ऑफ वेल आर्ग्यूड पीस ऑफ राइटिंग, है ना, एक्सप्रेस द कोहेरेंट एंड द सीक्वेंसली, और आपका अवेयरनेस ऑफ द सब्जेक्ट यूजर, यानी आपका नॉलेज भी चेक करना है, आपका लिखने का भी स्टाइल चेक करना है, आप किस तरह से लॉजिकली इसको एक्सप्रेस कर पाते हैं, उस चीज को भी चेक करना है। तो ये जो आपके 100 मार्क्स हैं, ये मार्क्स आपके क्योंकि मेरिट में जुड़ने हैं, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पेपर बन जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट पेपर के ऊपर, दैट इज पेपर 4। और ये जो पेपर 4 है इसको हम जनरली GS1 के नाम से जानते हैं, और ये 200 मार्क्स रहता है। देखिए हर पेपर 3 घंटे का रहेगा, ये आपने ध्यान में रखना है। अब मैंने इस पूरे पेपर 4 यानी GS1 के जितना भी सिलेबस उसको मैंने कंपाइल करने की कोशिश की है एक स्लाइड के अंदर, बट वैसे इसका सिलेबस जो वो इससे भी ज़्यादा डिटेल में दे रखा है। अगर आप चाहें तो वो जो है वो आपको मिल सकता है, लेकिन मैंने आपको एक स्लाइड के अंदर थोड़ा इस तरह से करने की कोशिश की है कि आपको उसको ओवरव्यू मिल जाए। तो जो मेजर टॉपिक्स हैं वो मैंने लिख दिए हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि इसमें आपका क्या रहता है। अब मैं थोड़ा सा इसका स्कीम समझाता हूँ आपको। इसमें देखिए हर पेपर में GS1, GS2, 3 में आपका 3 यूनिट्स रहते हैं। यूनिट 1 रहेगा, यूनिट 2 रहेगा और यूनिट 3 रहेगा, राइट। और हर यूनिट के अंदर अगर आप देखें तो इसमें जो सब यूनिट 3 है, अब हर यूनिट के अंदर इसने क्या किया है, सब यूनिट 1, सब यूनिट 2 और सब यूनिट 3,
इसी तरह से यूनिट 2 में भी इसने क्या किया है, सब यूनिट 1, सब यूनिट 2 और सब यूनिट 3। इसी तरह से यूनिट 3 में सब यूनिट 1, सब यूनिट 2 और सब यूनिट 3। इसको आपने बहुत अच्छे से समझना है, बिकॉज ये ही आपका बैकबोन है पूरे एग्जाम का। अगर आपको ये समझ आ जाता है और अगर आप अपनी तैयारी इसके हिसाब से करते हैं तो भी तभी आपका सिलेक्शन जो है वो पॉसिबल हो पाएगा। अब इसमें देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो सब यूनिट 3 है वो हिमाचल ओरिएंटेड है पूरी तरह से, यानी कि आपके हर सब यूनिट 3 में, अभी मैं आपको समझा देता हूं बिकॉज आगे भी हम पढ़ेंगे, तो हर सब यूनिट 3 में आपका जो तीसरा सेक्शन रहेगा, सब यूनिट रहेगा, वो आपका एचपी को डेडिकेटेड रहेगा। अब आप समझ गए होंगे कि जो भी यूनिट होगा उसके 2 यूनिट तो होंगे नेशनल लेवल के और तीसरा यूनिट होगा हिमाचल का। 2 यूनिट आपके हिमाचल के नेशनल के और 1 यूनिट आपका हिमाचल का, इसी तरह से तीसरे यूनिट के अंदर। अब समझते हैं, अब एक और चीज आप देखेंगे बहुत ही इसको कोहेरेंटली इसको मैनेज किया हुआ कैसे। जैसे अगर हम बात करते हैं यूनिट 1 में, सब यूनिट 1 में, तो उसमें आपको क्या है, हिस्ट्री है और इंडियन कल्चरल हेरिटेज है, मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री है फ्रॉम मिड 18th सेंचुरी और फ्रीडम स्ट्रगल इन वेरियस स्टेजेस। उसके साथ साथ आपका इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है, इमरजेंस ऑफ कैपिटलिज्म है, फासिस्ट आइडियोलॉजी है, वर्ल्ड वॉर्स हैं, डीकोलोनाइजेशन है, नेशनलिज्म है, सोशलिज्म है, ग्लोबलाइजेशन एंड कंसेप्ट ऑफ मॉडर्निटी है। तो अगर आप देखें तो कुल मिला के ये एक हिस्ट्री, अगर हम देखो, अगर आप लेमन लैंग्वेज में बात करें तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं बेसिकली हिस्ट्री की। और अगर आप देखें नीचे सब यूनिट 3 में आपका जो एग्जाम है उसके अंदर क्या आ रहा है, एमरजेंस एंड ग्रोथ ऑफ कांगड़ा, कुल्लू एंड चंबा, राइट, गोरखा इन्वेजन हिल स्टेट्स अंडर द कॉलोनी पावर, नेशनल मूवमेंट्स, जैसे ऊपर थी फ्रीडम फाइटर उसी तरह से नेशनल मूवमेंट्स इन स्पेशल रेफरेंस टू प्रजामंडल हो गया, हिमाचल का आ गया 1848 से 1948 यानी टिल इंडिपेंडेंस। इस तरह से आपके 5 ईयर प्लान्स आ गए, राइट। तो आपका ये भी एक तरह से हिस्ट्री फॉर्म कर रहा है। तो ऊपर हमने किया हिस्ट्री पूरे इंडिया का, नीचे हमने किया हिस्ट्री हिमाचल का। अब देखिए जो आपका यूनिट 2 है उसके अंदर देखिए डिजास्टर मैनेजमेंट, क्योंकि हिमाचल आपको पता है हिली एरिया में आता है तो इसमें काफी इंपॉर्टेंट रहता है डिजास्टर मैनेजमेंट। और वैसे भी इन्वायरमेंटल इंपैक्ट्स जो है, सोशल और इन्वायरमेंटल इंपैक्ट्स, ये भी एक काफी बर्निंग टॉपिक है। तो इसलिए आजकल यूपीएससी भी और एचएस भी इसके ऊपर काफी क्वेश्चन पूछता है। रिलेशनशिप ऑफ डिजास्टर एंड डेवलपमेंट, इसी तरह से ज्योग्राफिकल इंट्रोडक्शन टू इंडिया, ह्यूमन एस्पेक्ट्स, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, लैंग्वेज एंड ट्रेडिशन, यानी कि अगर हम बात करें तो इन दोनों सब यूनिट्स में कुल मिला के आपसे ज्योग्राफी के बारे में बात की गई है। ज्योग्राफी आ गया इसमें और डिजास्टर मैनेजमेंट आ गया, ठीक है। तो ये जो आपका हिमाचल वाला पोर्शन भी आपका सब यूनिट 3 आ जाता है, उसके अंदर भी अगर आप देखेंगे तो ज्योग्राफी ऑफ हिमाचल, ह्यूमन एस्पेक्ट्स, ठीक है। तो इसमें सारा ज्योग्राफी है आपका, और वो किसका है आपका, और इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, राइट। तो ये सारा चीज जो आपकी आ गई किसकी आ गई, हिमाचल से रिलेटेड आ गया। तो अभी आपने देखो पहले यूनिट में किया हिस्ट्री 2 यूनिट में, सब यूनिट में, और तीसरे सब यूनिट में हिमाचल की हिस्ट्री। यहाँ पे आपने 2 सब यूनिट्स में किया आपने ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी भी आप थोड़ी काउंट कर सकते हैं, और तीसरे सब यूनिट में हमने चेक किया हिमाचल की ज्योग्राफी। इसी तरह से अगर हम बात करें यूनिट 3 में, तो यूनिट 3 में अगर आप देखिए तो सेलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, दिस इज बेसिकली सोशल इश्यूज एंड एथिक्स एंड ऑल। सो वुमेन एम्पावरमेंट हो गया, राइट, तो राइट टू एजुकेशन हो गया। सब यूनिट 2 में आप देखिए वैल्यूज आ गया, कोर वैल्यूज ऑफ पब्लिक सर्विस एंड गवर्नेंस आ गया, ऑब्जेक्टिविटी, ट्रांसपेरेंसी, इंफॉर्मेशन, राइट, और राइट टू इंफॉर्मेशन, और गांधीयन थॉट्स आ गए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन आते हैं। और ये आपके आगे दोनों सब यूनिट। अब आप देखिए सब यूनिट 3 में क्या रहेगा, यही सोसाइटी आपकी, देखिए सोसाइटी एंड कल्चर इन हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो अगर आप देखें तो वही चीज जो आपकी 2 यूनिट्स में थी, यहाँ पे हिमाचल स्पेसिफिक हो जाती है, ट्राइब्स ऑफ हिमाचल प्रदेश, फैमिली, मैरिजेस, राइट। तो इस तरह के जो भी आपके टॉपिक्स रहते हैं सोसाइटी से रिलेटेड, वो आपके सब यूनिट 3 में आते हैं। तो ये आपका कंप्लीट सिलेबस जो है वो हमने यहाँ पे मैंने आपको दिया है, जिसमें आप समझ पाएंगे कि आपके जो पेपर 4 है GS 1 का, उसके अंदर मेजर कौन कौन सी एरियाज रहते हैं जिसको आपको हिट करना है। अब आते हैं हम नेक्स्ट पेपर के ऊपर, दैट इज पेपर 5, जिसको हम GS 2 बोलते हैं। तो अब आप क्योंकि स्कीम समझ ही गए होंगे तो इसका भी बिल्कुल वैसा रहता है, 3 घंटे का पेपर रहेगा, 200 मार्क्स का रहेगा। और इसमें भी आप देख रहे होंगे, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, यूनिट 1 है, यूनिट 2 है और यूनिट 3 है। तो जैसे हमने पिछले पेपर में किया GS 1 में, उसमें हमने बेसिकली हिस्ट्री किया, फिर ज्योग्राफी किया, फिर सोसाइटी किया। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो आपका जो यूनिट 1 है उसके अंदर आप देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इवोल्यूशन and salient features, significant provisions including fundamental rights, directive principles, amending process and the important constitutional amendments, parliaments and the state legislative structure, functions and responsibility of unit and states, salient features or representation of People's Act, appointments of various constitutional
पोस्ट्स एंड द फंक्शंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये आपका आ जाता है एक तरह से, अगर हम इसको शॉर्ट में बात करें तो ये आपका आ जाता है पॉलिटी। दिस इज बेसिकली पॉलिटी। तो ये जो 2 सब यूनिट है आपके, इसमें पॉलिटी कवर होता है। और इसी तरह से अगर हम बात करें तो हिमाचल का यहाँ पे पॉलिटी, दैट इज द रीऑर्गेनाइजेशन एंड द पॉलिटिक्स ऑफ स्टेटहुड, डेवलपमेंट ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, politics of sub regionalism and the pressure groups, right, and the structure and organization of the function of the statutory, regulatory and quasi judicial bodies। तो ये इस तरह के जो टॉपिक्स रहते हैं वो आपके पॉलिटिकल सिस्टम से रिलेटेड, जो आपको हिमाचल रिलेटेड रहते हैं, एचपी स्पेसिफिक रहते हैं, वो आपका सब यूनिट 3 में आ जाते हैं। इसी तरह से अगर हम बात करें सब यूनिट 2 में, तो यहाँ पे आप बात करेंगे तो इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, पॉलिसीज, गवर्नेंस एंड गुड गवर्नेंस, राइट, इसके ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन अर्बन एंड रूरल एरियाज इन इंडिया हो गया, रोल ऑफ एनजीओज हो गया, सिविल सोसाइटी हो गया, बॉडीज कॉन्स्टिट्यूटेड पॉलिसीज, प्रोग्राम्स एंड स्कीम्स ऑफ वेलफेयर हो गया, इश्यूज रिलेटेड टू द क्वालिटी ऑफ लाइफ रहेगा। तो इस तरह के जो आपके टॉपिक्स रहते हैं वो आपके सब यूनिट 2 में रहते हैं। यही चीज सारी गवर्नेंस इन हिमाचल प्रदेश आ जाएगा, और हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट 2011 आ जाएगा। इश्यूज, चैलेंजेस, प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज द वेलफेयर ऑफ द डिफरेंटली एबल्ड पर्सन एंड वुमेन एंड चिल्ड्रन इन हिमाचल प्रदेश। तो दिस इज ऑल अबाउट हिमाचल स्पेसिफिक एरियाज। अब आते हैं हम बात करते हैं यूनिट 3 की। तो यूनिट 3 में आपका बायलेटरल रीजनलिज्म, ग्लोबल ग्रुपिंग रहता है, इंडिया लुकिस्ट पॉलिसी रहती है, इंडिया रिलेशन विद यूएस से, जो भी आपकी नेबरिंग कंट्रीज हैं और जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज जैसे यूएस से, रशिया हो गया और हमारी नेबरिंग कंट्रीज, तो ये भी आपका इंटरनेशनल रिलेशन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। अब अगर हम सब यूनिट 2 में बात करें तो इफेक्ट्स ऑफ पॉलिसीज डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज इन इंडियाज इंटरेस्ट रहता है, इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस रहता है, राइट। तो ये सारी चीज़ें जो रहती हैं वो आपकी सब यूनिट 1 और सब यूनिट 2 में रहती हैं। और जो आपका सब यूनिट 3 है वो हमारा एचपी स्पेसिफिक रहता है। तो इसमें आपका साइबर क्राइम आ जाता है, ड्रग मेनास आ जाता है हिमाचल में, वेरियस पॉलिसीज फ्रेम्ड बाय हिमाचल आ जाता है, उसके बाद ट्राइबल वेलफेयर आ जाता है। तो इस तरह के टॉपिक्स रहते हैं। तो ये आपका GS2 जो पेपर है वो आपका फॉर्म करता है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है पेपर 6। पेपर 6 जो रहता है आपका वो जनरल स्टडी का रहता है, जनरल स्टडी 3 का रहता है। तो इसमें भी आपके 3 यूनिट रहते हैं, और वैसे ही इसमें भी उसमें 3 सब यूनिट्स हैं। तो अगर आप देखेंगे तो ये इकोनॉमी का सेक्शन जो है वो यहाँ पे फॉर्म करा है। देखिए इंडियन इकोनॉमी आपका सब यूनिट 1 के अंदर आ जाता है, और इसमें अगर हम देखें तो पॉवर्टी आ गया, इनइक्वालिटी आ गया, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क आ गया, फॉरेन ट्रेड आ गया, ठीक है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आपकी जीडीपी आ गया, आपका कंट्रीब्यूशन आ गया। तो इस तरह से आपका जो सब यूनिट 1 है उसमें इंडियन इकोनॉमी पूरी तरह से आ जाती है। सब यूनिट 2 में भी अगर आप देखें तो इसी का जो एक एग्जीक्यूशन प्लान, जैसे इकोनॉमिक प्लानिंग हो गया, फिजिकल पॉलिसी हो गया, FRBM एक्ट हो गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो गया, मेजरमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अब ये सारे इंडेक्सेस हैं, HDI हो गया, GDI हो गया, GEM हो गया, और आपकी जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे WTO हो गया, IBRD हो गया, IDA हो गया, राइट, तो ब्रिक्स हो गया। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आपकी रहती है सब यूनिट 1 और सब यूनिट 2 के अंदर। अब अगर हम बात करें सब यूनिट 3 में, तो सब यूनिट 3 में फिर वही बात आ जाएगी, इकोनॉमी आएगी इसमें, लेकिन हिमाचल स्पेसिफिक इकोनॉमी आएगी, राइट। तो देखिए इन दोनों सब यूनिट्स में हमने क्या किया, हमने इकोनॉमी एज अ होल पढ़ लिया, ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या किया, हिमाचल की इकोनॉमी पढ़ ली। तो ये सारी चीजें आपकी हिमाचल से ओरिएंटेड यहाँ पे आपको पूछी जाएंगी। अब अगर आते हैं हम यूनिट 2 के ऊपर, तो सब यूनिट 1 में देखिए एप्लीकेशंस ऑफ स्पेस आ गया, अभी साइंसेंट आ गया बेसिकली, हिस्टोरिकल एवोल्यूशन ऑफ मिशन एंड प्रोग्राम्स ऑफ इसरो आ गया, रिमोट सेंसिंग एंड कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स आ गया। तो ये पूरा साइंस एंड टेक है बेसिकली। इसके अंदर भी अगर हम देखें, देखिए तो डेवलपमेंट्स इन एनर्जी सेक्टर्स आ गया, कॉन्सेप्ट ऑफ नॉन कन्वेंशनल एंड रिन्यूएबल एनर्जी आ गया, क्लीन एनर्जी आ गया। तो ये बेसिकली साइंस एंड टेक जो है वो आपका फॉर्म करता है। और ये साइंस एंड टेक भी मैं इसमें आप थोड़ा बता दूं, इसमें आपका करंट अफेयर जो है वो काफी इंपॉर्टेंट रहता है। तो करंट अफेयर में जो भी कोई नई मिसाइल आई है या कोई नया इस तरह का कुछ भी अगर हैपनिंग होती है इसरो में या इस स्पेस में, तो उसको आपको जो साइंस एंड टेक के अंदर कवर करना है। इसी को अगर हम साइंस एंड टेक को हिमाचल में ले आएंगे तो ये हमारा सब यूनिट 3 बन जाएगा। तो मॉडर्न एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव्स इन हिमाचल हो गया। देखिए तो ये सारा जो IT पॉलिसी होगी, तो हिमाचल में जो आप देखेंगे स्टेट बायोडाइवर्सिटी स्ट्रेटेजी होगी, तो ये आपका सब यूनिट 3 फॉर्म करेगा। अब आते हैं हम सब यूनिट 3 की बात करते हैं। यूनिट 3 में देखिए इश्यूज, कंसर्न्स, पॉलिसीज, प्रोग्राम्स, कन्वेंशन एंड ट्रीटीज ऑफ इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, हिमालयन इकोलॉजी हो गया, सोशल एंड एथिकल इश्यूज हो गया। तो ये जो आपका टॉपिक रहते हैं दोनों सब यूनिट, ये भी आपके हिमालय से रिलेटेड, क्योंकि आपको पता है कि जो मेजर पोर्शन है हिमालय का नॉर्थ में रहता है और हिमाचल मेनली उसी के अंदर जो है वो एग्जिस्ट करता है, तो इसलिए वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है।
और उसके बाद आपका डेवलपमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी आता है, नेशनल मिशन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर आ जाता है, कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग आ जाता है। तो ये पूरा जो आपका जीएस पेपर 3 है बेसिकली ये इकोनॉमी और आपका साइंस एंड टेक को जो है वो टोटली फॉर्म करता है। और इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो आ जाता है वो सब यूनिट 3 में आता है। तो सब यूनिट 3 में आपको जैसे मैंने बताया था एचपी रिलेटेड रहता है, तो एचपी रिलेटेड में इसमें क्या रहता है, टूरिज्म रहता है। बेसिकली टूरिज्म जो हो गया आपका टाइप्स ऑफ टूरिज्म हो गया, रीजनल टूरिज्म हो गया, रिलीजियस टूरिज्म हो गया, या फिर एडवेंचर टूरिज्म हो गया, और फिर इन्वायरमेंटल कंसर्न्स क्या हैं टूरिज्म के हिमाचल में, तो इस तरह के टॉपिक रहते हैं। तो ये आपका जीएस का पेपर 3 में आता है। तो उसके बाद मैंने आपको बताया था कि ऑप्शनल पेपर आता है, तो ऑप्शनल पेपर में आपका पेपर 7 और पेपर 8 वो दोनों ऑप्शनल के रहते हैं। और वो ऑप्शनल के पेपर जब आपके आ जाते हैं तो जैसे हमने शुरू में किया था कि टोटल मार्क्स जो आपके बन जाते हैं। ज्योग्राफी इसमें ऑप्शनल में आपको बता दूं कि एक ही सब्जेक्ट होता है लेकिन उसके 2 हिस्से कर दिए जाते हैं, और वो पहला हिस्सा पेपर 1 में पूछ लेते हैं हाफ पोर्शन, और हाफ पोर्शन पेपर 2 में पूछ लेते हैं। तो वो भी 100 मार्क्स के होते हैं। तो जैसे मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में आपको इसकी स्कीम बता दी थी, टोटल 900 मार्क्स को ये फॉर्म करता है। अब ये जो बच्चे इस पेपर के आगे क्वालिफाई कर जाते हैं, अब ये जो टोटल मार्क्स मैंने आपको बताए थे वो मैंने आपको बताए थे 900 मार्क्स के, किसके अंदर, मेंस आपका जो पेपर था उसके अंदर। अब जिन स्टूडेंट्स के 900 में से 450 प्लस आ जाते हैं अप्रॉक्सीमेटली, कई बार 500 भी चले जाते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि किस तरह के कैंडिडेट्स जो रिस्पॉन्स कर रहे हैं, तो उनका जो है वो पेपर मेंस पेपर जो क्वालिफाई है, तो और उनको फिर इंटरव्यू के लिए यानी स्टेज 3 के लिए बुलाया जाता है। जनरली जो है वो 3 टाइम्स जो है वो कैंडिडेट्स को बुलाया जाता है इंटरव्यूज के लिए। तो उन बच्चों को जब इंटरव्यू बुलाया जाता है तो आपको अभी जैसे मैंने बताया देखिए 900 मार्क्स के आपके हो गया मेंस पेपर, और आपका पर्सनल इंटरव्यू होता है 150 मार्क्स का। तो अगर हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो हमारे पास टोटल मार्क्स कितने बन जाते हैं, 1050। अब आप यहां से देखिए कि इसमें टोटल मार्क्स आपके मेंस के भी और पर्सनल इंटरव्यू के भी, इन दोनों की कंबाइंड रैंकिंग बनती है। और 1050 में से जिसके 550 के आसपास मार्क्स हो जाते हैं वो आप मान के चलिए 100% उसकी सिलेक्शन पक्की हो जाती है। यानी अगर आप देखें तो यहाँ पे अराउंड आपको सिर्फ 52% के अराउंड ही आपको स्कोर करना है, किसके अंदर, मेंस पेपर के अंदर और इंटरव्यू के अंदर। तो अगर आप ये स्कोर कर लेते हैं, मान लो आपके 1050 में से 500 प्लस मार्क्स आ जाते हैं, तो आपका जो है वो ये पेपर क्लियर हो जाता है और आपको कोई ना कोई पोस्ट जो है वो एलोकेट हो जाती है। पोस्ट बिकॉज हर साल डिफरेंट रहती है, कई बार 40 प्लस हो जाती है, कई बार 30 तक रह जाती है, तो वो डिपेंड करता है कि कितनी पोस्ट है, उसके हिसाब से जो है वो आपके ये मार्क्स जो है वो टोटल मार्क्स की रैंकिंग जो या मेरिट है वो ऊपर नीचे हो जाती है। तो इस तरह से ये टोटल मैंने आपको पूरा इसका डिटेल्ड सिलेबस के साथ, पैटर्न के साथ और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के साथ बता दिया है। अब अगर कुछ बच्चे जैसे अभी तैयारी कर रहे होंगे तो उनको अगर कुछ मटेरियल या इस तरह की और वीडियोस अगर आप देखना चाहें तो आप हमारी निम्बस एकेडमी की जो ऐप है प्ले स्टोर में जाके या गूगल प्ले स्टोर या आप एप्पल के आईफोन में आप iOS में जाके दोनों में आपकी ये ऐप अवेलेबल है, उसमें आप ये ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। दिस इज द लोगो, अगर आपको ये लोगो दिख जाएगा तो वो आप इस ऐप को आप डाउनलोड कर दीजिएगा और इसमें आपको फ्री का कंटेंट आपको काफ़ी मिल जाएगा। जो बिगनर है उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, जैसे फ्री का पैटर्न या फ्री का सिलेबस हो गया, उसमें कुछ आपके टॉपिक्स होंगे जो कवर हो, तो उसको आपको एक फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस लेने के लिए आप इस ऐप को डाउनलोड करेंगे। उसके साथ साथ इसमें आपको जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको डेली क्विज उसमें मिलेगा, इसी तरह से इसमें डेली आपको करंट अफेयर आ जाता है, तो बहुत सारी चीज़ें डेली इसमें वीडियोस भी आ जाती हैं, तो काफ़ी कुछ इसमें आपको मटेरियल मिल जाएगा प्रिपरेशन के लिए। तो अगर आप चाहें तो इसको आप डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। और आप हमारे फेसबुक पेज के ऊपर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं अपडेट्स के लिए, और हमारा टेलीग्राम चैनल है निम्बस IAS के नाम से, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको कोई क्वेरी है या अगर आपको एग्जाम से रिलेटेड या कोर्स से रिलेटेड कोई क्वेरी, तो आप इस नंबर के ऊपर हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और कॉल भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आज का वीडियो यहीं पे हम ख़त्म करते हैं। तो आई होप आप लोगों को इसमें काफ़ी हेल्प मिली होगी पूरा सिलेबस को समझने में, और मैंने पूरी कोशिश की है कि आप लोगों को कंप्लीट इसका इन्फॉर्मेशन दे दिया जाए ताकि आपको कोई डाउट ना रहे, कहीं आपको सर्च करने की जरूरत ना पड़े। सो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स एंड बेस्ट ऑफ लक।